नमस्कार दोस्तों। आज जो इस एलेंस्पिनोट की मेडिसिन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका नाम है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन अवर मटेरिया मेडिका एंड इट्स वेरी यूजफुल प्रैक्टिकली इन अवर डे टू डे प्रैक्टिस। स्टार्ट आवर लर्निंग ऑफ रेस्टॉक्स स्पेशली फ्रॉम एलेंस्पिनोट। रेस्टॉक्स इस कॉमन नेम इज पॉइजन और इट्स बिलोंग टू फैमिली एनाकार्डियेसी। और जैसे कि नाम से ही आपको पता है, एनाकार्डियम का जो फैमिली है वो भी एनाकार्डियेसी है। तो दो एनाकार्डियेसी फैमिली के मेंबर हैं एलेंस्किनोड में। वन इज एनाकार्डियम एंड अदर इज रेस्टॉक्स। तो अडेप्टेड टू पर्सन ऑफ रूमेटिक डायथेसिस, ऐसे पर्सन जिनमें रूमेटिक डायथेसिस है, मतलब बार बार उनको रूमेटिक कंप्लेन होने की एक टेंडेंसी होती है, दैट इज द इंडिकेशन फॉर रेस्टॉक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर पर्सन ऑफ ए रूमेटिक डायथेसिस। बैड इफेक्ट ऑफ गेटिंग वेट स्पेशली आफ्टर ओवर हीटेड। कई बार ऐसा होता है कि जैसे लोग भीग जाते हैं और भीगने के बाद में फिर उनको कंप्लेन होती है। जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, बहुत देर से खेल रहे हैं, शरीर उनका गर्म हो गया, फिर इसके बाद अचानक से बारिश हुई और वो भीग गए। तो स्पेशली बीइंग ओवर हीटेड, या ये पर्सन है यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके साथ बॉडी इनका पूरा क्या हुआ, हीट हो गया, और हीट के बाद में फिर ये भीग भी गए। तो ऐसे कंप्लेन जहाँ पर पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, उसके बाद में बारिश हुई, हम भीग गए, तो हमें ये कंप्लेंट डेवलप हुआ, हमें बुखार आ गया, खांसी आने लगी, जुकाम हो गया, या फिर एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट, हेडक होने लगा, यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट Rastox. One other important medicine you can think in that condition is Lium-Cepa. Lium-Cepa is also important medicine for ailment from getting wet. तो इसमें गेटिंग वेट से एलिमेंट है, और उसमें भी एक कंडीशन जोड़ दिया है, स्पेशली व्हेन बीइंग ओवर हीटेड। मतलब गेटिंग वेट से भी कंप्लेन हो सकता है, या फिर पेशेंट जब ओवर हीटेड है तब भीग जाए तब भी उसको कंप्लेन हो सकता है। एलिमेंट, अब रेस्टॉक्स को किस किन चीजों से एलिमेंट हो सकता है? तो एलिमेंट है फ्रॉम स्प्रेनिंग और स्ट्रेनिंग। कई बार होता है, लोग कहते हैं ना, खिंचाव हो गया या फिर मोच आ गई ऑफ ए सिंगल पार्ट मसल्स और टेंडन। अब थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर स्प्रेन और स्ट्रेन में डिफरेंशिएशन समझ ले तो दैट विल बी इजी फॉर अवर प्रैक्टिस। तो स्प्रेन क्या होता है? तो स्प्रेन है, स्प्रेन इंक्लूड बैंड ऑफ टिश्यू, इंजरीज टू द बैंड ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट टू बोन। मतलब जैसे एक ये बोन है और एक ये बोन है, यहाँ के जो ये टिश्यू है, ये जो टिश्यू है, ये इस पे अगर कहीं पर इंजरी हो जाए, वन बोन टू बोन और इनको आपस में कनेक्ट करने वाले जो टिश्यू है उसमें अगर कहीं पर इंजरी हो जाए तो दैट इज नोन एज स्प्रेन। वहीं पर स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन इन्वॉल्व इंजरी, इंजरी टू ए मसल्स और द बैंड ऑफ टिश्यू। मतलब किसी भी मसल्स का या बैंड ऑफ टिश्यू जो कि कनेक्ट करता है किसको, विच टिश्यू अटैच टू ए मसल्स टू ए बोन। मतलब जो किसी एक मसल, जैसे यहाँ पर आप क्लियरली समझ में देख सकते हैं, ये एक मसल्स है और ये एक बोन है। तो इस मसल्स और बोन को आपस में कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू है, उसमें अगर कोई इंजरी होता है तो दैट इज नोन एज स्ट्रेन। और अगर दो बोन को आपस में कनेक्ट करने वाले किसी टिश्यू में इंजरी होती है तो दैट इज नोन एज स्प्रेन। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द स्प्रेन एंड। फिर इसके बाद है ओवर लिफ्टिंग, पर्टिकुलरली फ्रॉम स्ट्रेचिंग हाई अप टू रीच थिंग्स। ओवर लिफ्टिंग मतलब बहुत कोई भारी वजन उठा लिया, या फिर है ओवर लिफ्टिंग स्ट्रेचिंग हाई अप टू रीच थिंग्स। मतलब कोई चीज जैसे बहुत ऊंचाई पे रखी है आपने, उसको ऊपर उठाने के लिए बहुत तेज खींच दिया अपने आप को और स्ट्रेच कर दिया, फिर इसके बाद में अगर आपका कोई एलिमेंट डेवलप हो जाता है, पेशेंट को कोई एलिमेंट डेवलप हो जाता है, ऑलवेज थिंक अबाउट रस्ट। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड। अगर कहीं पर भी डैम्पनेस है और वहां पर किसी को लेटना पड़ गया या वहां पर उसे रुकना पड़ गया, इन दैट कंडीशन अगर उसके बाद में कोई एलिमेंट होता है, ऑलवेज थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ मेडिसिन। रस्टॉक्स हो गया, डल्का मारा हो गया, नेट्रम सल्फ हो गया, एरेलिया हो गया। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन व्हेन देयर इज एनी एलिमेंट, whenever patient is lying on damp ground। एलिमेंट फ्रॉम टू मच समर बाथिंग इन लेक और रिवर। जैसे आजकल बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, और मान लीजिए बच्चे हैं या कोई भी है, उनको समर बाथिंग, उनको किसी नदी में गए तो बहुत देर तक नहा रहे हैं, बहुत देर तक नहा रहे हैं क्योंकि वहां पर अच्छा लग रहा है, पानी ठंडा है, थोड़ा सा उनको कंफर्ट फील हो रहा है। तो बहुत ज्यादा समर बाथिंग से
भी अगर किसी को एलिमेंट होता है तो ऑलवेज थिंक अबाउट रस्टॉक्स। और एक और मेडिसिन है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, तो दैट इज एंटिम क्रूड। तो एलिमेंट फ्रॉम टू मच समर बाथिंग इन लेक और इन रिवर, ऑलवेज थिंक अबाउट रस्टॉक्स। अफेक्ट द फाइब्रस टिश्यू स्पेशली। तो रस्टॉक्स इसको ज्यादा इफेक्ट करती है, स्पेशली टू द फाइब्रस टिश्यू को। थोड़ा सा ब्राइनिया से इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश किया गया है। जैसे रस्टॉक्स एंड रोडोडेंड्रॉन इज मेनली अफेक्ट टू फाइब्रस टिश्यू, जबकि जो सिरस टिश्यू है, सिरस मेम्ब्रेन है, उसको ज्यादा इफेक्ट करता है कौन, ब्राइनिया। तो यू कैन थिंक a differentiating point here. Fibrous tissue is more affected in case of rhododendron and rustocks. Serous membrane या serous tissue are more affected in case of Bryannia. Rustox is basically a right-sided remedy. It affects more complaint towards the right side than the left side. ठीक है, जैसे लाइकेसिस है किधर है, लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। ठीक है, तो उसी तरह रस्टॉक्स कहता है दिस इज बेसिकली राइट साइडेड रेमेडी। पेन है एज इफ स्प्रेन, इनका पेन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। एज इफ स्प्रेन, ऐसा लगता है जैसे मोच आ गई, जैसे नहीं कई बार मोच आ जाती है तो पेशेंट जब चलता है तो ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। तो एज इफ स्प्रेन, पेन एज इफ मसल्स और टेंडन वॉज टॉर्न फ्रॉम इट्स अटैचमेंट, ऐसा लगता है जो मसल्स या जो टेंडन है वो अपने अटैचमेंट से क्या हुआ, टॉर्न हो गया, इट इज टॉर्न फ्रॉम इट्स अटैचमेंट। एज ए बोन वेर स्क्रैप्ड विद नाइफ, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, ऐसा लगता है कि बोन को एक नाइफ से स्क्रैप्ड कर दिया गया है, जैसे नहीं खुरच दिया गया है, इस टाइप का उसको फीलिंग आता है, बोन इज स्क्रैप्ड विद ए नाइफ। वर्ड्स आफ्टर मिड नाइट एंड इन वेट रेनी वेदर, एलिमेंट इनके वर्ड्स होते हैं मिड नाइट में या रेनी वेदर के बाद में। अफेक्टेड पार्ट सोर टू टच, तो ये इनके कुछ पेन के कैरेक्टरिस्टिक हैं। पेन क्या है, ऐसा लगता है स्प्रेन हुआ है, ऐसा लगता है मसल्स और टेंडन हैज बीन टॉर्न टू इट्स अटैचमेंट। स्क्रैप्ड विद अ नाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, ऐसा लगता है कि बोन वर स्क्रैप्ड विद अ नाइफ। दिस सिम्टम इज वेरी वेरी करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेस्ट। पेन उनको ऐसा होता है जिसे पेशेंट अगर बहुत देर तक बैठा हुआ है, मान लो एक ही पर्टिकुलर पोस्चर पर बैठा है या लेटा है, फिर इसके बाद जब वो उठ के चलने की कोशिश करता है तो उसको बहुत तेज क्या होता है, बहुत स्टिफनेस फील होता है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हाथ पैर जकड़ गए हों, ऐसा लगता है कि उसके पैर मूव नहीं कर रहे हैं। तो लेमनेस, स्टिफनेस एंड पेन ऑन फर्स्ट मूविंग, जैसे ही पेशेंट चलना शुरू करेगा बहुत तेज उसको दर्द होगा, स्टिफनेस फील होगा, लेमनेस फील होगा, स्पेशली ऑन फर्स्ट मोशन। फिर अगर थोड़ी देर पेशेंट चल लिया, मान लो 2-4 कदम चल लिया, 5 कदम कर लिया, तब उसको थोड़ा सा रिलैक्स होगा। तो दिस सिम्टम इज वेरी वेरी करेक्टरिस्टिक ऑफ रस्टॉक्स। ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह पेशेंट रात भर लेटा रहा, सुबह उठ रहा है तो बहुत ज्यादा उसको वही फर्स्ट मोशन में बहुत तेज उसको दर्द होगा, स्टिफनेस फील होगा। अम्यूलेशन कैसा होता है, बाय वॉकिंग और कंटिन्यूड मोशन। अब लगातार थोड़ी देर जब पेशेंट चलेगा, देन ही फील कंफर्टेबल, तब उसको रिलैक्स फील होगा, जो भी उसको मान लो घुटने में दर्द हो रहा था तब उसको ठीक लगेगा। लेकिन फर्स्ट मोशन इज वेरी वेरी पेनफुल इन केस ऑफ रस्टॉक्स। फिर एक ग्रेट रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, एप्रीहेंशन, बहुत ज्यादा पेशेंट को क्या होता है, रेस्टलेसनेस होता है। इसे आपको ये भी पता होगा ना कि रेस्टॉक्स एक ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस में एक रेमेडी है। इसे ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में कौन कौन से 3 मेडिसिन आपको याद रखना है, एकोनाइट है, आर्सेनिक है एंड रेस्टॉक्स। ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस मतलब बहुत ज्यादा पेशेंट में रेस्टलेसनेस पाया जाता है। कैन नॉट रिमेन इन बेड, पेशेंट कभी भी बेड पे नहीं रहेगा। जैसे मान लो एक पेशेंट है, एक बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कुछ पेशेंट क्या होता है कि बेड में लेटे हैं, बीमार है तो चुपचाप लेटे रहते हैं। कुछ है कि जाके इधर बैठेंगे, उधर बैठेंगे, यहाँ बाहर निकल जाएंगे, थोड़ी देर बालकनी में टहलने चले जाएंगे। तो पेशेंट कैन नॉट रिमेन इन बेड, मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन टू ऑब्टेन रिलीफ। तो पेशेंट लगातार अपना पोजीशन, इवन अगर बेड में भी है तो भी उसको रेस्टलेसनेस रहेगा, कभी पेशेंट सीधे लेटेगा, कभी करवट में लेटेगा, कभी हाथ ऐसे करेगा, कभी फिर उल्टा लेट जाएगा, इस तरह से रेस्टलेसनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रस्टॉक्स। इवन आप पेशेंट की केवल ऐसे जा, जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, आप गए देर, थोड़ी देर आप खड़े रहे, रात में पेशेंट सो रहा है, आपने देखा, आप राउंड पे गए हैं, पेशेंट सो रहा है, उस समय आपने देखा कहीं कहीं ऐसे पोजीशन बदलता है, कहीं ऐसे बदलता है, कहीं ऐसे रहता है, कहीं ऐसे रहता है, तो आपके दिमाग में रस्टॉक्स को आना चाहिए कि पेशेंट इज हैविंग रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग स्लीप या रेस्टलेसनेस इन बेड।
रेस्टलेसनेस कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजीशन, कहीं पर भी एक जगह पर वो थोड़ी देर स्थिर नहीं रह सकता है। बैठा है तो जाके उधर बैठेगा, कुर्सी चेंज करेगा, इस बेड में जाएगा, उस बेड में जाएगा, रूम चेंज करेगा, इस टाइप का। कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजीशन। पेन इन बैक, ठीक है, दिस सिम्टम इज ऑल्सो भी वेरी इंपॉर्टेंट। बैक एक के भी इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सिम्टम है। पेन इन बैक बिटवीन द शोल्डर ऑन swallowing, यहाँ पर पेशेंट को पेन फील होगा, ठीक है, बिटवीन द शोल्डर स्पेशली ऑन swallowing, जैसे पेशेंट कुछ निगल रहा है तब उसको यहाँ पर अचानक से बहुत तेज दर्द फील होगा। पेन इन स्मॉल ऑफ बैक, अब क्या होता है स्मॉल ऑफ बैक? पेन एंड स्टिफनेस इन स्मॉल ऑफ बैक, दिस इज द स्मॉल ऑफ बैक, दिस पोर्शन इज नोन एज स्मॉल ऑफ बैक। स्मॉल ऑफ बैक क्या होता है बेसिकली कि द पार्ट ऑफ पर्सन's बैक वेयर स्पाइन कर्व इन एट लेवल ऑफ द वेस्ट, तो दैट इज नोन एज स्मॉल ऑफ बैक। तो इनको एक तो हो गया कि शोल्डर, बिटवीन शोल्डर के बीच में पेन होगा स्पेशली ऑन swallowing। एक होता है कि इनके यहाँ पर लोअर बैक में लगातार इनको पेन फील होता रहता है, स्मॉल ऑफ बैक। एग्रवेशन बाय सिटिंग और लाइंग, और ये जो इनका दर्द है कैसे बढ़ जाएगा? पेशेंट बैठा है तब भी बढ़ जाएगा, लेटा हुआ है तब भी बढ़ जाएगा। आराम किससे होता है? आराम मोशन से। तो ये इसकी जनरल मॉडलिटी है, सारी चीजें इसको मोशन से आराम होती है, तो जाहिर सी बात है इसका जो बैकएक है दैट विल आल्सो रिलीव बाय मोशन। आई मीन लेसन बाय लाइंग ऑन समथिंग हार्ड, अब देखो यहाँ पर बैठने से आराम हो रहा है और लेटने से आराम हो रहा है, लेकिन अब अगर किसी हार्ड चीज में लेट जाता है तब उसको आराम होता है, तो मोशन से आराम होगा। एंड बाय लाइंग ऑन समथिंग हार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे लेटेगा कंप्लेन बढ़ जाएगा, बैकएक बढ़ जाएगा। लेकिन किसी हार्ड चीज में, मान लो ये जमीन पे ही लेट गए, किसी हार्ड चीज पे अगर पेशेंट लेटेगा तो उसको आराम रहेगा। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर, पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ओपन एयर, जैसे ही वो पेशेंट हो सकता है खुली हवा में जाए तो उसको तरह तरह की कंप्लेंट डेवलप हो जाती है। कुछ पर्सन नहीं होते जरा सा भी खुली हवा बर्दाश्त नहीं कर पाते, जरा सी भी ठंडी हवा चली तो उनको कंप्लेन हो जाता है। पुटिंग द हैंड फ्रॉम अंडर द बेड कवर ब्रिंग ऑन कफ, मान लो कहीं ऐसी कंडीशन हो गई पेशेंट सोया, जानबूझकर या गलती से उसके हाथ भी अगर बाहर रह गए, इतना ज्यादा सेंसिटिविटी को देखो दर्शाते हैं ये, कि जरा सा अगर उसके हाथ भी खुले रह गए, मतलब बाहर रह गए, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? खांसी डेवलप हो जाएगा। तो और कौन सी मेडिसिन में ये सिम्टम होता है? दिस सिम्टम इज आल्सो प्रेजेंट इन राइटाकार एंड हिपरसर, कि जरा सा अगर सोते समय हाथ भी बाहर खुले रह गए तो पेशेंट को खांसी डेवलप हो जाती है। मस्कुलर रिमेटिज्म, सियाटिका लेफ्ट साइड, दिस सिम्टम इज इंपॉर्टेंट, पेशेंट इज हैविंग सियाटिका स्पेशली ऑन लेफ्ट साइड। वैसे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके जनरली जो सिम्टम कैसे होते हैं? राइट साइडेड, ठीक है, रस्टॉक्स इज बेसिकली राइट साइडेड रेमेडी, लेकिन इसका सियाटिका कैसा है? लेफ्ट साइड। एक्टिंग लेफ्ट आर्म विद हार्ट डिजीज, इसी तरह आपने कॉस्टिकम में देखा होगा, कॉस्टिकम इज जनरली राइट साइडेड रेमेडी, लेकिन उसका सियाटिका कैसा होता है? लेफ्ट साइडेड होता है। इसी तरह लेकेसिस में भी आपने देखा होगा, लेकेसिस जनरली लेफ्ट साइडेड रेमेडी, बट उसका सियाटिका किधर होता है? राइट साइड होता है। तो ये कुछ दो तीन मेडिसिन है जो कि इनका जो नॉर्मल साइड होता है, प्रीडोमिनेंट साइड होता है, उससे डिफरेंट साइड में ये सियाटिका शो करते हैं। तो कौन कौन सी तीन मेडिसिन हो गई? एक हो गया रस्टॉक्स हो गया, एक कॉस्टिकम हो गया, और एक हो गया लेकेसिस। ग्रेट एप्रिहेंशन एट नाइट, रात में एक अजीब सी घबराहट, डर, शंका उसको बनी रहती है। ग्रेट एप्रिहेंशन एट नाइट, फियर्स ही विल डाई ऑफ बीइंग पॉइजन, हमेशा उसको ऐसा डर रहता है कि वो मर जाएगा और कोई उसको जहर दे देगा। फियर ऑफ बीइंग पॉइजन मतलब कोई घर में अगर उसका कोई खाना भी ला के दे रहा है ना, तो ही विल हैव इस टाइप ऑफ सस्पिशन कि कहीं हमको जहर तो नहीं दे रहा। इवन डॉक्टर भी अगर उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहा है ना, तो वो उसको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दवा हमको नुकसान कर जाए या हमको जहर की तरह काम करे। नुकसान मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है पेशेंट बोले कि जहर की तरह, लेकिन उसके मन में ये फीलिंग होगा कहीं ये दवा हमको नुकसान तो नहीं कर जाएगी। तो फियर ही विल डाई ऑफ बीइंग पॉइजन। कैन नॉट रिमेन इन बेड, पेशेंट एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, इवन इन बेड में भी कैन नॉट रिमेन इन बेड, कहीं इधर जाएगा कहीं उधर जाएगा, इस बेड में लेटेगा उस बेड में लेटेगा, यही चलता रहता है। अब आते हैं इनका वर्टाइगो। वर्टाइगो व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग, पेशेंट खड़ा है या पेशेंट मूव कर रहा है तो उसको क्या होगा? चेक कराने लगेगा। जैसे कुछ मेडिसिन में आप लोगों ने पढ़ा था ना, वर्टाइगो व्हेन लाइंग डाउन, वर्टाइगो व्हेन टर्निंग द हेड, तो इसमें है जब भी पेशेंट खड़ा होगा या चलेगा उसको चेक कराएंगे। वर्ड्स व्हेन लाइंग डाउन,
लेट जाने से इनका वर्टाइगो और बढ़ जाता है। कौन सी मेडिसिन है जिसमें बेटर बाय लाइंग डाउन है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, पेशेंट लेट गया तो उसको चक्कर कम हो जाते हैं, देन द मेडिसिन इज एपिस। एग्रेवेशन राइज फ्रॉम लाइंग और स्टूपिंग। अब इनका वर्टाइगो कब बढ़ जाएगा, जब पेशेंट मान लो लेट गया, तब तो बढ़ ही जाता है, लेकिन लेटनेस पेशेंट उठ के बैठा है तब भी उसका एग्रेवेशन हो जाएगा। झुकने से भी उसका जो चक्कर आने का जो टेंडेंसी है, ये ज्यादा चक्कर उसको आने लगेगा, यानी एग्रेवेशन हो जाएगा। तो वर्टाइगो एग्रेवेशन राइजिंग फ्रॉम लाइंग और स्टूपिंग, जैसे कि ब्राइनिया में होता है। फिर आते हैं इनका हेडक। रोस्टॉक्स का हेडक कैसा है कि ब्रेन फील लूज व्हेन स्टेपिंग और शेकिंग द हेड। मतलब अगर ऐसे ऐसे पेशेंट हेड को शेक करेगा तो ऐसा लगता है ब्रेन उसके अंदर ऐसे ऐसे हिल रहा है। ठीक है, स्टेप इज शेकिंग द हेड। सेंसेशन ऑफ श्वासिंग इन ब्रेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। सेंसेशन ऑफ श्वासिंग मतलब होता है जैसे जब पानी मूव करता है ना, तो उसकी जो एक आवाज आती है, एक जो स्प्लैशिंग साउंड होता है जब वो किसी हार्ड चीज से टकराता है, तो उसी तरह से उसको ब्रेन में फील होता है कि जैसे सेंसेस स्वासिंग सेंसेशन इन ब्रेन, पानी मूव कर रहा है किसी हार्ड चीज से टकरा रहा है, इस टाइप का स्प्लैशिंग टाइप का सेंसेशन जो होता है। स्वासिंग होता है कि वाटर और एन ऑब्जेक्ट इन मूव विद ए स्प्लैशिंग साउंड, छपाक छपाक के इस तरह की जो आवाज होती है किसी चीज से टकराता है जब पानी। स्टूपीफाइंग टाइप का हेडक होता है, स्टूपीफाइंग हेडक। हेडक फ्रॉम बियर, जैसे मान लो कहीं पेशेंट ने कुछ बियर वगैरह पी लिया, तब भी पेशेंट को क्या होगा, हेडक होगा। हेडक फ्रॉम बियर। हेडेक रिटर्न फ्रॉम लीस्ट सैग्रीन, किसी ने जरा सा चिढ़ा दिया उसको, जरा सा परेशान कर दिया तो फिर उनका सर दर्द होने लगता है। एग्रेवेशन फ्रॉम सिटिंग, lying in cold, amylation by warmth in motion। तो दिस सिम्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो मॉडलिटी है वो हर जगह लगभग है कि रेस्ट से इसका कंप्लेन बढ़ जा रहा है, इवन हेडक भी इसका सिटिंग से या लाइंग इन कोल्ड से बढ़ जाता है। आराम किससे होता है इनको, वार्मथ से एंड मोशन से, वार्मथ एंड मोशन से पेशेंट को आराम। अब आते हैं इनका ड्रीम। तो ड्रीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीम ऑफ ग्रेट एग्जर्शन, पेशेंट को लगता है बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, उसके सपने आते हैं। इवन जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि हम बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, या हम पूरा एलेंस की नोट खत्म कर दिए, बोरिक मटीरिया मेडिका खत्म कर दिए, तो जितना भी सारा हमारा सिलेबस था सब हमने कंप्लीट कर लिया, खूब पढ़ाई के सपने आते हैं। तो ड्रीम ऑफ ग्रेट एग्जर्शन, वट एवर यू आर डूइंग, इफ यू आर वर्किंग इन एनी फील्ड, तो आप उसके सपने देखेंगे कि आज हमने बहुत सारे पेशेंट देखे, या हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पेशेंट देखने में। या फिर कोई अगर फिजिकल वर्क कर रहा है तो उसको सपने आते हैं। डॉक्टर साहब हम सपना देखते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसका सपना देखते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसे अगर ये लेबर है तो इनको सपने आएगा कि रात में पूरा एकदम, रात भर में सपने में पूरा रोड कंस्ट्रक्ट कर दिए, वहां की रोड बना दिए, ये ब्रिज बना रहे हैं तो उसको बना दिए। तो ड्रीम ऑफ ग्रेट एग्जर्शन इज इम्पोर्टेंट इन रस्टॉक्स, वट एवर पर्सन इज डूइंग उसी को उसको सपना आता है। रोविंग स्विमिंग वर्किंग हार्ड एट हिज डेली ऑक्यूपेशन। रोविंग, ठीक है, रोविंग मतलब होता है जिसे ना नाव चलाना, चप्पू खेलना जिसे कहते हैं। ठीक है, रोविंग इस तरह से। ठीक है, कि बहुत नाव चला रहे हैं, एकदम नाव चला चला के नदी पार कर दिया, स्विमिंग के सपने आएंगे। या वर्किंग हार्ड ऑफ इट डेली ऑक्यूपेशन, ठीक है, जो कुछ भी पेशेंट कर रहा है, मान लो ये अगर कहीं पर एम्प्लॉय है कुछ काम कर रहे हैं, तो उसका सपना आएगा कि बहुत हार्ड मेहनत कर रहे हैं अपने से। तो ड्रीम ऑफ ग्रेट एग्जर्शन है, वर्किंग हार्ड है, रोविंग स्विमिंग, ये सारे सपने आते हैं स्टॉक्स को। कॉर्नर ऑफ माउथ अल्सरेटेड, कॉर्नर ऑफ माउथ अल्सरेटेड होगा। फीवर ब्लिस्टर अराउंड माउथ एंड ऑन चिन, ठीक है, कॉर्नर ऑफ माउथ ये जो है ये अल्सरेटेड होगा, साथ में फीवर ब्लिस्टर होगा, जैसे कि नेट्रम में होते हैं ना फीवर ब्लिस्टर, पर लाइक इरप्शंस डेवलप हो जाते हैं यहाँ पे। तो फीवर ब्लिस्टर होगा अराउंड माउथ एंड ऑन चिन। टंग इनका कैसा है, टंग ड्राई, सोर, रेड, क्रैक्ड। ट्रायंगुलर रेड टिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्टॉक्स का। यहाँ पर ट्रायंगुलर रेड टिप टिंग आपको देखने को मिलेगी, मतलब इस तरह से ट्रायंगुलर रेड रेड यहाँ पर पेशेंट को दिखेगा। जब भी आप कहेंगे ना जीभ दिखाओ, यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा सा दिख जाएगा ये सिम्टम। तो ट्रायंगुलर रेड टिप टंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टंग टेक द इम्प्रिंट ऑफ टीथ,
जैसे दांत के निशान यहाँ पर बन जाएंगे, जैसे कि चेलिडोनियम और पोडोफाइलम में होता है। ग्रेट थर्स्ट विद ड्राई टंग माउथ एंड थ्रोट, जैसे ब्राइनिया में होता है ना, बहुत ज्यादा थर्स्ट होती है विद ड्राइनेस, वैसे ही रस्टॉक्स में भी होता है कि ग्रेट थर्स्ट विद ड्राई टंग माउथ एंड थ्रोट। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया इन्फ्लेम, इरिसिपिलेटस एंड एडिमेटस, इन्फ्लेमेशन होगा और एडिमेटस स्वेलिंग टाइप भी देखने को मिल सकता है ऑन एक्सटर्नल जेनाइटल्स। ड्राई टीजिंग कफ, अब देखो कफ में सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कफ है, ड्राई टीजिंग कफ बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल इन इंटरमिटेंट फीवर, चिल के पहले और चिल के समय पेशेंट को क्या होता है, सूखी खांसी आती है। कफ विद टेस्ट ऑफ ब्लड, तो दिस सिम्टम इम्पॉर्टेंट, कफ होगा विद उसके साथ टेस्ट ऑफ ब्लड, मतलब थोड़ा सा ब्लड का जैसा टेस्ट आएगा। अच्छा, किस मेडिसिन में होता है कि कफ है विद टेस्ट ऑफ ब्लड और सल्फर, तो एक मेडिसिन होती है हेमामिलिस। ठीक है, किसका सिम्टम है, तो दिस सिम्टम ऑफ हेमामिलिस, कि कफ विद टेस्ट ऑफ ब्लड और सल्फर, यहाँ पर केवल टेस्ट ऑफ ब्लड लिखा हुआ। ठीक है, किस मेडिसिन में है कि कफ विद टेस्ट ऑफ पस, पस जैसा अगर टेस्ट आएगा देन मेडिसिन हो जाएगी आपकी पायरोजेल। ठीक है, तो कफ है उसके साथ में किस किस तरह के टेस्ट हैं ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। कफ विद टेस्ट ऑफ ब्लड, कफ विद टेस्ट ऑफ ब्लड और सल्फर, एंड कफ विद टेस्ट ऑफ पस। This symptom is also very important कि when acute disease assume a typhoid form, ये symptom कई बार पूछा गया है, अच्छे से याद रखेंगे। This is the symptom of Rostov when acute diseases assume a typhoid form. डायरिया विद बिगिनिंग ऑफ टाइफाइड, पेशेंट का टाइफाइड फीवर स्टार्ट हुआ और उसी के साथ में उसको डायरिया भी स्टार्ट हो गया। डायरिया इनवॉल्वेंट्री विद ग्रेट एग्जॉशन, हो सकता है पेशेंट को ऐसे ही स्टूल पास हो जाए और बहुत ज्यादा पेशेंट को थकावट फील होगी विद ग्रेट एग्जॉशन। टीयरिंग पेन डाउन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्स ड्यूरिंग स्टूल, तो जब भी पेशेंट को इस तरह की डायरिया कंडीशन होता है, पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है पैरों में पीछे की तरफ, ये सब टीयरिंग पेन जो होता है यहाँ पे बहुत उसको पेन फील होता है। टीयरिंग पेन डाउन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्ब स्पेशली ड्यूरिंग स्टूल। पैरालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर पैरालिसिस, बहुत सारे केसेस को रस्टॉक्स ने ठीक किया है इस तरह के पैरालिसिस की कंडीशन को। पैरालिसिस विद नंबनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, पैरालिसिस के साथ में पेशेंट को उस नंबनेस फील हो रहा है उस अफेक्टेड पार्ट, जैसे मान लो अगर हाथ में पैरालिसिस है, यहाँ पर उसको नंबनेस फील हो रहा है, पैर में पैरालाइज हो गया वहां पर उसको नंबनेस फील हो रहा है, तो पैरालिसिस विद नंबनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट। पैरालिसिस फ्रॉम गेटिंग वेट और लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड, पेशेंट भीग गया इसके बाद में उसको पैरालिसिस हो गया, या कहीं कोई ऐसी कंडीशन थी जहां पर उसको डैम्प ग्राउंड में या डैम्प प्लेस पे उसको लेटना पड़ा या रुकना पड़ा, फिर इसके बाद पेशेंट को पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप, पेशेंट आगे बताएगा डॉक्टर साहब ऐसी जगह पे थे जहाँ बहुत ज्यादा नमी थी वहां पे, ठीक है, डैम्पनेस बहुत ज्यादा थी, वहां पर हम लेटते थे और फिर इसके बाद हमको पैरालिसिस डेवलप हो गया, तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर रेस्टॉक्स। अच्छा, और कैसे हो सकता है इनको पैरालिसिस, आफ्टर एक्सर्शन, पार्चुरेशन, सेक्सुअल एक्सेस, एग्यू एंड टाइफाइड, बहुत ज्यादा एग्जर्शन, बहुत ज्यादा पेशेंट ने मेहनत कर ली, मतलब बेइंतहा जिसे कहते हैं, जरूरत से ज्यादा मेहनत कर लिया उसके बाद पेशेंट को पैरालिसिस हो गया। पार्चुरेशन के बाद अगर पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है, या बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंडल्जेंस, सेक्सुअल एक्सेस हुआ उसके बाद में उसको हो जाता है। एग्यू या टाइफाइड के बाद अगर उसको हो जाता है पैरालिसिस, तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कॉजेटिव फैक्टर बाय विच यू कैन प्रेस्क्राइब योर मेडिसिन रेस्टॉक्स। एग्यू क्या होता है बेसिकली, तो ये मलेरियल या अदर इलनेस होता है इन्वॉल्विंग फीवर एंड शिवरिंग, दैट इज नोन एज एग्यू। तो टाइफाइड, एग्यू, सेक्सुअल एक्सेस, पार्चुरेशन एंड ओवर एग्जर्शन कैन बी द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द पैरालिसिस इन केस ऑफ रस्टॉक्स। पैरेसिस ऑफ लिम्स, पैरेसिस क्या होता है बेसिकली, पैरेसिस द स्लाइट या पार्शियल पैरालिसिस होता है, उसी को पैरेसिस बोलते हैं। कभी कभी होता है ना पूरी तरह से पैरालिसिस नहीं हुआ बट पेशेंट इज हैविंग वीकनेस और वो हाथ को या पैर को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा है, पैरेसिस है, स्लाइट या पार्शियल पैरालिसिस है वहां पर। In that condition, you can also think about Restrox. टोसिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, टोसिस जैसे कि आप सीपिया सोच सकते हैं, कॉस्टिकम सोच सकते हैं, ग्रेफाइटिस सोच सकते हैं, जेल्सीनियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर टोसिस, तो उसी तरह रस्टॉक्स भी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर टोसिस।
इरिसिपिलस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वेसिकुलर येलो वेसिकल है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होगा, बर्निंग, इचिंग एंड स्टिंगिंग होगा। इरिसिपिलस क्या होता है बेसिकली, ये एक एक्यूट फेब्राइल डिजीज है associated with intense edematous local inflammation of skin and subcutaneous tissue caused by hemolytic streptococcus। अब आते हैं रिलेशन में। तो दिस मेडिसिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ब्राइनिया। ठीक है, रस्टॉक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ब्राइनिया। एनीमिकल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है और प्रैक्टिकली भी आपको अपने क्लिनिक पे इसको याद रखना है। इनिमिकल टू एपिस एंड इट मस्ट नॉट बी यूज बिफोर और आफ्टर। ठीक है, एपिस का ये एनिमिकल है और उसके पहले या बाद में रस्टॉक्स को नहीं देना चाहिए। मतलब अगर आपने रस्टॉक्स दिया है तो इसके तुरंत बाद आपको एपिस नहीं प्रेस्क्राइब करना चाहिए। कंपेयर करना है आर्निका, ब्रायनिया, रोडोडेंड्रॉन, नाइट्रम सल्फर। एग्रेवेशन कब है? एग्रेवेशन है बिफोर ए स्टॉर, कोल्ड वेट रेनी वेदर में एग्रेवेशन है, रात के समय एग्रेवेशन है, स्पेशली आफ्टर मिडनाइट। फ्रॉम गेटिंग वेट वाइल परस्पायरिंग, बहुत ज्यादा पेशेंट ओवर हीटेड है फिर इसके बाद भीग जाए। और ड्यूरिंग रेस्ट, जैसे ऑल कंप्लेन इसका रेस्ट के समय बढ़ जाता है, लेकिन मोशन से इसकी कंप्लेन आराम होती है। द मॉडलिटी इज जस्ट रिवर्स टू द मॉडलिटी ऑफ ब्राइनिया। ब्राइनिया में रेस्ट से सारी चीजों में आराम होता है, लेकिन मोशन से सब चीजें बढ़ जाती हैं, जबकि रस्टॉक्स का मॉडलिटी इससे जस्ट अपोजिट है। एमिलेशन है वार्म से, ड्राई वेदर से, रैपिंग अप से आराम है। वार्म या हॉट थिंग से आराम है पेशेंट को, मोशन से आराम है, चेंज ऑफ पोजीशन से आराम है, मूविंग ऑफ अफेक्टेड पार्ट, जैसे मान लो पेशेंट को यहाँ पे दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, उसको आराम हो जाएगा। शोल्डर में दर्द हो रहा है, बार बार ऐसे ऐसे उठाएगा, उसको आराम हो जाएगा। मोशन से आराम हो, मूविंग ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स आराम, चेंज ऑफ पोजीशन। द ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रस्टॉक्स इज दैट विथ फ्यू एक्सेप्शन, मतलब अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो रस्टॉक्स के पेन है वो रिपोज से बढ़ जाते हैं और मोशन से आराम होते हैं। मतलब रेस्ट के समय इसके पेन बढ़ जाएंगे लेकिन मोशन से आराम होते हैं, अगर एक आध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। मतलब ये एक तरह से इसकी जनरल मॉडलिटी है कि रेस्ट से एग्रेवेशन एंड मोशन से अमेलेशन। सीपिया ऑफन क्विकली रिलीव इचिंग एंड बर्निंग ऑफ रस्टॉक्स। अगर रस्टॉक्स का इचिंग एंड बर्निंग हो रहे हैं तो सीपिया उसको क्विकली रिलीव कर देगा और जो भी वेसिकल वगैरह बन गए हैं दैट विल ड्राई इन ए फ्यू डेज। रस्टॉक्स की अगर पॉइजनिंग हो गई तो इट विल बी एंटीडोटेड बाय इट्स सिमिलिमम। ठीक है, इसी के सिमिलिमम से इसको एंटीडोट कर सकते हैं। द पोटेंटाइज रेमेडी गिवन इंटरनली, पोटेंटाइज रेमेडी को अगर दिया जाएगा रस्टॉक्स को ही तो उसको एंटीडोट कर देगा इसके बैड इफेक्ट को। द डर्मेटाइटिस शुड नेवर बी ट्रीटेड बाय ट्रॉपिकल मेडिकेटेड एप्लीकेशन। जाहिर सी बात है, किसी भी डर्मेटाइटिस हुआ है, इसका कंप्लेन हुआ है, तो उसे ट्रॉपिकल एप्लीकेशन से ट्रीट नहीं करना चाहिए। ओनली सप्रेस एंड नेवर क्योर। इससे क्या होगा, केवल सप्रेशन होगा, क्योर नहीं होगा। तो हमेशा इंटरनली ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट रस्टॉक्स। So thank you very much to all of you for joining us.